हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस सिटी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो ये साइंस की एनसीईआरटी है। 6 to 10 तक हम पढ़ेंगे, जैसा कि सर ने आपको शेड्यूल में बताया है और इंट्रोडक्शन जो क्लास है उसमें भी आपको बताया गया है। तो ये 6 क्लास की एनसीईआरटी है। इसमें हमें वही चीज़ें पढ़ना है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाकी ये सब तो कहानियाँ हैं, ठीक है। तो कहानियों को यहाँ पर नहीं पढ़ना है, हमें टाइम बचाना है और अच्छे से चीज़ों को करना है समझ के, क्योंकि यूपीएससी में भी अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ से। वो क्वेश्चन आएंगे तो उसको हम लेंगे क्वेश्चन को, जैसे जैसे वो चैप्टर आता रहेगा तो जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है। तो इसका नोट्स भी बना हुआ है प्रॉपर। यदि मैं आपको नोट्स दिखाऊँ तो वीडियो देखिएगा, नोट्स को तो शेयर करना ही है खैर, लेकिन वीडियो भी आपके लिए ज़रूरी है। वीडियो देखना, 1 मिनट। ये नोट्स हैं, पूरे तैयार हो चुके हैं। ये नोट्स आपको ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये नोट्स कहीं भी अदर जगह शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। जो पेड बच्चे हैं केवल उन्हीं के लिए ये नोट्स है। ये देखिए, तो ये जो कहानियाँ ना, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। ये सब तो आप समझते ही होंगे संगठक। तो ये देख सकते हैं, चावल कह रहा है कि अगर हम कच्चा चावल को बनाते हैं तो उसमें 2 संघटकों की जो है वो नीड पड़ती है, जैसे कि एक पानी और एक चावल। वैसे ही यहाँ पर बता रहा है कि दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है, जैसे नमक, तेल, मसाला आदि, ठीक है। तो ये भी आपको छोड़ देना है, ये भी आपको छोड़ देना है, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भी भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद तो हम जानते ही हैं। ये इंटरव्यू में यदि आप इंटरव्यू देखते होंगे दृष्टि का या अदर किसी इंस्टीट्यूट का, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सरसों का क्या क्या यूज है, या सरसों को हम किस किस चीज़ों में यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं, अब इंटरव्यू वाले जो रियल में जो इंटरव्यू होता है उसमें क्या पूछा जाता है ये नहीं पता, लेकिन जो मॉक इंटरव्यू होता है जैसे कि पीसीएस लेवल का, तो उनमें ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो पीसीएस वाले भी ध्यान देंगे, और कोई ठीक नहीं है कि ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछ लिया जाए, जैसे कि जो यूपीएससी का आप मॉक इंटरव्यू देते हैं। और शायद सर से ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, इसलिए मुझे याद था कि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और एक बार मैंने खुद भी यूट्यूब पर देखा था ये क्वेश्चन पूछते हुए, ठीक है। तो जो मुझे लगा कि ठीक है इसको लिख देना चाहिए वो मैंने लिख दिया है। यहाँ पर मैं इस चीज़ को लिखी हूँ, देखिए, क्योंकि यही यहाँ पर थोड़ा सा काम का है। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, उदाहरण सरसों। तो सरसों से हम साग भी बनाते हैं, और सरसों जब पूरे तरीके से हो जाता है तो तेल भी मतलब यूज करते हम। तो वही चीज़ें हैं, 2 या 2 से अधिक यहाँ पर भाग खाने योग्य हैं। तो सरसों का और कहाँ कहाँ यूज़ है, ये देखिए, साग बनाते हैं, तेल में, औषधि में, पशुओं के चारे में, मसाले में, ठीक है, ये यूज है सरसों का। फिर है कार्बोहाइड्रेट्स कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट्स मंड और शर्करा हैं। मंड का परीक्षण कैसे करते हैं, थोड़ा सा ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये हटा सकते हैं आप, ठीक है। ये भी कुछ नहीं है। ये कैसे अंकुरित होता है, ये आप सभी को पता है कैसे अंकुरित होता है। कार्बोहाइड्रेट से पहले यहाँ पर आप जान लीजिए कि क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है। तो आपको यहाँ पर देखिए, ये इसके बारे में बताया है कि जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं, मधुमक्खियाँ फूलों से मकरकंद यानी मीठे रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, फूलों से के रस से ये जो शहद है वो बनता है। मकरकंद अगर देगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, मकरंद है, सॉरी। मकरंद का मतलब होता है मीठे रस, ठीक है, मीठे रस। तो मकरंद इकट्ठा करके ये शहद का निर्माण करती है, भंडारित करती हैं, वही शहद हो जाता है। फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। तो ध्यान देंगे, कई फूल तो ऐसे होते हैं जो 12मासी होते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि देखिए कुछ ही फूल होंगे जो 12मासी होंगे, सब फूल तो नहीं होगा, वो तो अपने समय के अनुसार आता रहता है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। तो ये यूपीएससी आपका स्टेटमेंट बना देगी, पहला और दूसरा। अब कैसे बनाएगी यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं। यही साइड में मैं कर देती हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनेगा, शहद कहाँ से आता है, ठीक है, या
शहद कहाँ से, या ये सही नहीं है, ऐसे हो जाएगा, उपर्युक्त कथनों पर विचार करें। उपर्युक्त कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट आपका दे देगा, मधुमक्खियां फूलों से मकरंद एकत्रित करती हैं। दूसरा आपका दे देगा, फूल और मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। सत्य कथन चुनिए, यहाँ पर दे देगा, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। पहला दे देगा केवल एक सही, यदि इस तरीके से देता है तो। दूसरा दे देगा केवल दो सही। तीसरा दोनों सही। चौथा ना तो एक और ना दो, यानी कोई सही नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपका बनाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि हम हमेशा बोलते हैं कि मोस्टली जहाँ पर केवल शब्द आता है वो गलत होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए केवल शब्द आया है तो ये गलत नहीं है, ये सही है। ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी का यहाँ पर क्वेश्चन आपका बन रहा है, क्योंकि दो स्टेटमेंट यहाँ पर बन रहे हैं आपके, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर केवल देखिए, यहाँ पर केवल आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है, क्योंकि फूल और मकरंद कुछ ही वर्ष में कुछ ही, क्योंकि आप देखते होंगे फूल तो बहुत सारे लगते होंगे, लेकिन उनमें से कितने खिलते हैं। मौसम है, जलवायु है, अलग अलग जगहों की मौसम परिवर्तित होता रहता है, कभी सूखा कभी क्या, ऐसी चीज़ें आती रहती हैं, तो फ़र्क पड़ता है उस पर। तो अभी आप देखेंगे कि जैसे अमरूद या कोई भी आम वगैरह है, कितना हो आप उसको जो पानी है उसे सिंचाई कर लीजिए, उसमें वो चीज़ नहीं आएंगी जो वर्षा के माध्यम से आती है। जैसे ही बरसात होती है, जैसे ही पानी बरसता है, उसमें क्या होता है कि फल पकने स्टार्ट हो जाते हैं, तो कुछ ही समय के लिए आता है ना वर्षा वो, और कुछ ही समय में फल पक जाते हैं, तो वही सारी चीज़ें हैं। तो हमेशा ये उपलब्ध नहीं होता है, केवल कुछ ही समय के लिए ये मकरंद जो है वो उपलब्ध होता है। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल स्टेटमेंट जो है ये सही है, तो इसमें दोनों आपका सही होगा। ठीक है, दोनों सही होगा। और अगर यही पूछ लिया होता असत्य कथन, असत्य कथन, तो आपका क्या होता, ना तो एक ना दो, यानी दोनों ही सही है, कोई असत्य नहीं है। एक और आपके यहाँ पर कुछ और दे देगा, यहाँ पर कह देगा कि फूल और जो मकरंद है वो वर्ष में नहीं करेगा, पूरे वर्ष कर देगा। पूरे वर्ष ये हटा देगा, कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, तो पूरे वर्ष तो उपलब्ध होता नहीं है, तो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख करके चलनी है। और क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है वो आपको सोचनी है कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। जब इस तरीके से चीज़ों को आप सोच के पढ़ेंगे ना, तो वो चीज़ें माइंड में फिट रहेंगी। अब यहाँ पर देखिए, जंतु क्या खाते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो, कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर खाता क्या है। अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? तो गिलहरी को आपने कभी देखा है खाते हुए? यही क्वेश्चन आपका यूपीएससी 2023 में पूछा है। यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन है ये, साइंस का। उसमें पूछा है गिलहरी मांसाहारी होती है, शाकाहारी होती है, इनमें से केवल एक जोड़ी सही, केवल दो जोड़ी सही, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा है।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, और यदि आपने गिलहरी को देखा होगा तो हमेशा आपने देखा होगा कि वो फल ही खाती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, मुख्य रूप से शाकाहारी तो होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी गिलहरी की प्रजातियां हैं जो कीड़ों को भी खाती हैं। तो ध्यान रखेंगे, कीड़ों को भी खाती हैं, ठीक है। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दीजिएगा आप। अब यहाँ पर आइए, जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं। तो शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वाहारी जंतु, इसके बारे में आप सभी को पता होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, शाकाहारी कौन होते हैं? गाय होता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है कुछ जानवरों को ताकि आपको पता रहे, जैसे कि बकरी, घोड़ा। मांसाहारी होता है शेर, बाघ और चीता, ये केवल मांसाहारी होते हैं। सर्वाहारी कौन है? तो कौवा है, बाज है, चीता है। कौवे को रोटी दीजिए तो भी खा लेगा, या कुछ और दीजिए, जैसे चूहे वगैरह मरते हैं वो भी उठा के लेके चला जाता है। तो ये है सर्वाहारी। तो ये हो गया आपका। फिर इसे छोड़ दीजिएगा, सीधा यहाँ आइए। ये आपका एक चैप्टर ख़त्म हो गया। अब आइए नीचे, दूसरे पे आते हैं। यह है भोजन के घटक, इसे छोड़ दीजिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, यहाँ से भी नहीं कुछ है आपका। सीधा यहाँ पर आइए कि कार्बोहाइड्रेट्स कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट्स मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। तो वो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर परीक्षण कैसे करते हैं कि उसमें मंड है, उसमें शर्करा है, उसमें क्या है, वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो इसका परीक्षण करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री को लेना है आपको थोड़ी सी मात्रा में। इसमें तनु आयोडीन विलयन, ध्यान रखेंगे, तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालेंगे। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो गया? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। यानी जब आप तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालेंगे और उस सामग्री का जो रंग है वो नीला या काला हो जाता है, तो यानी उसमें मंड की उपस्थिति है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वही मैंने लिखा है। और रंग का पदार्थ नीला, यहाँ पर काला भी कर लीजिएगा, काला भी दे सकता है। नीला या काला हो जाता है तो मंड की उपस्थिति दर्शाता है। बस इतना ही आपको यहाँ से लिखना था। फिर प्रोटीन का परीक्षण कैसे करेंगे? तो ये देखिए, यहाँ पर प्रोटीन के परीक्षण के लिए क्या करना है आपको? तो कॉपर सल्फेट विलयन प्लस कास्टिक सोडा, इन दोनों को मिक्स करेंगे और मिक्स करके एक तरीके से कह सकते हैं लिक्विड बनाएंगे। उसके बाद से क्या करेंगे कि जो खाद्य पदार्थ आपका होगा उसमें इसको डालेंगे, और यदि उसका रंग बैंगनी हो जाता है, बैंगनी, तो उसमें प्रोटीन है। ये है प्रोटीन का परीक्षण। तो यहाँ पर देखिए क्या करेगा ना, आपको घुमा देगा। ये जो मंड का परीक्षण है वहाँ पर कॉपर सल्फेट विलयन प्लस कास्टिक सोडा कर देगा, और ये जो आपका प्रोटीन का है यहाँ पर तनु आयोडीन विलयन कर देगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आपको ध्यान में रखनी है। फिर है वसा का परीक्षण कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए वसा का परीक्षण है। तो कह रहा है कि खाद्य पदार्थों को कागज़ में रखकर कूटना, कागज़ पर तेल का धब्बा। जैसे क्या होगा ना कि चलिए मूंगफली का दाना ही है, उसको लेकर के अगर आपके पास हो तो अभी आप देख लीजिए, एक जो जिस पे लिखते हैं आप उसी पेपर में मूंगफली के दाने को क्या कीजिए, उसको कूट दीजिए किसी बेलन वगैरह से, और कूटने के बाद से उसको नीचे करके और उसको उठा करके देखिए, उसमें आपको तेल तेल सा दिख जाएगा, पेपर पे गोल गोल सा छपा हुआ दिख जाएगा। तो ये क्या दर्शाता है? ये वसा की उपस्थिति को दर्शाता है, यानी कागज़ पर तेल का धब्बा। या कभी आप खाना ही खाते होंगे तो जब सब्जी वगैरह गिरती है तो देखते होंगे उस पर भी धब्बे बन जाते हैं। जिस खाने में वसा की मात्रा होती है वो खाना यदि आप खाते हैं और वो गिर जाता है तो तेल के धब्बे बन ही जाते हैं। फिर यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको सीधे नीचे आना है और ये देखिए ये बताया गया परीक्षण कैसे करना है। तो ये सब भी छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं है ये। और ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स के कौन कौन से स्रोत हैं, प्रोटीन का कौन सा है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये देखिए प्रोटीन के, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत ये इसका ये है, इसका ये है। वसा का कौन कौन सा है, फिर वसा और कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये सारा लिस्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। कभी आपसे पूछ ही ले कि इनमें से किस में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है और 3-4 दे दे और पूछ ले केवल 1 जोड़ी सही, केवल 2 जोड़ी सही, तो वो चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि अब जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो बदलता जा रहा है यूपीएससी का। तो कुछ भी अब पूछ सकता है, कुछ भी आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ों को ध्यान से
देख कर समझ कर पढ़ना है, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे वो कोई मैगज़ीन हो मंथली, या फिर कोई भी टॉपिक हो, आपको अच्छे से पढ़ना है। और मैंने आपको बताया भी है कुरुक्षेत्र से, फिर दैनिक जागरण न्यूज़पेपर से कि किस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सारी चीज़ों पे आपको नज़र बना करके रखनी है। तो ये हो गया। फिर है प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है। तो नॉर्मली आप सभी को पता है प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है, तो यहाँ पर वही बताया है। ये देखिए, प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है। तो शरीर की वृद्धि के लिए, स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक कहते हैं। शरीर की रक्षा के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के समूहों को, ये देखिए यहाँ पर क्या क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के समूह कौन कौन से हैं। विटामिन सी पकाने से उसके गर्मी से नष्ट हो जाते हैं, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसको ऐसे ही देख लीजिएगा। मैं नोट बना करके लिख दी हूँ, क्योंकि मैं कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया कि क्यों आवश्यकता होती है, ये आपने देख लिया। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि शरीर वर्धक किसे कहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को, या कार्बोहाइड्रेट्स युक्त भोजन को, या वसा युक्त भोजन को, कुछ भी आपका बना करके दे सकता है। तो ध्यान रखेंगे, प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन युक्त भोजन को। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से आते हैं, तो देखिए ए आता है, बी सी डी ई के, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूहों के ये जो हैं विटामिन्स हैं। फिर यहाँ पर देखिए कह रहा है कि विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। ध्यान रखेंगे, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। और ये कई बार स्टेट पीसीएस में पूछा गया है, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, हरियाणा पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, बीपीएससी हो, या फिर एमपी पीसीएस हो। सारे एग्जामों में ये पूछा हुआ विटामिन ए की कमी से क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आँखों को स्वस्थ रखता है, इसका मतलब ये आँखों से संबंधित बीमारियाँ इससे होती हैं, तो वो जो है वो मोतियाबिंद होता है। ठीक है, रतौंधी। विटामिन सी क्या करता है, बहुत से रोगों से लड़ने के लिए हमारी मदद करता है, बहुत से रोगों में लड़ने के लिए हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करके हमारे शरीर की सहायता करता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। मैं यहाँ पर कट पेस्ट करके इसको लगा देती हूँ, ताकि आपको समझने में चीज़ें और आसान हो जाए। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर अब पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता होती है, जिसे रुक्षांश नाम से जानते हैं। तो रुक्षांश किसे कहते हैं, तो आहारी रेशों तथा जल को हम रुक्षांश कहते हैं। इसकी पूर्ति पादप पदार्थों से, स्रोत यानी कौन कौन से स्रोत हैं जिन्हें रुक्षांश में हम शामिल करते हैं, तो वो है आपका साबुत खाद्यान्न, जैसे दाल, आलू, ताज़ा फल सब्जियां। ठीक है, ये हो गया आपका। रुक्षांश का कार्य क्या होता है, तो रुक्षांश हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, फिर भी आवश्यक होते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जो रुक्षांश होते हैं वो हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। बिना पचे भोजन हमारे शरीर से निकालने में ये सहायक होते हैं। कभी आप देखिएगा कि जैसे कि भोजन पचा नहीं है, अपच जैसी फीलिंग आपको हो रही है, अपच हुआ है आपको, या लग रहा है कि गैस बना रहा है, एसिडिटी, तो ये जो रुक्षांश है ना, उसमें बहुत ही हेल्पफुल होता है उस अपच भोजन को हमारे शरीर से निकालने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रुक्षांश के बारे में दिया है। यहाँ पर देखिए रुक्षांश के स्रोत हैं कि रुक्षांश की पूर्ति कहाँ से होती है, तो पादप उत्पादों से होती है। स्रोत जो है वो है साबुत खाद्यान्न यानी खड़े, जैसे कि आपका मूंगफली का दाना हो गया, चने हो गए, ये सारे रुक्षांश में ही आएंगे। फिर है दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान तो नहीं करते, फिर भी ये हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है, इसका आयतन बढ़ा देते हैं। ध्यान रखेंगे, रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। तो रुक्षांश का कार्य क्या है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, आपको बस यही चीज़ें ध्यान में रखनी है। ये सब छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं है। अब सीधा हम आएंगे संतुलित आहार पे। तो संतुलित आहार कहते किसे हैं, तो कोई भी पोषक तत्व न तो आवश्यकता से अधिक ना ही कम, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। यहाँ पर देखिए, कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक हो और ना ही कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। ठीक
ठीक है। बाकी एक कहानी की तरह है कि छिलके उतारते हैं तो क्या क्या नहीं मिल पाता है हमें, छिलके में क्या होता है, वही सारी चीज़ें हैं। कुछ विटामिन्स होते हैं छिलकों में, या सब्जी को छील करके धुलने से भी कुछ विटामिन्स से हमारे धुल जाते हैं, वही सारी चीज़ें हैं। नॉर्मली चीज़ें बताई गई हैं। ये देखिए, पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट होता है, यानी हम जिसमें विटामिन सी है उसको हम पका रहे हैं तो पकाने से विटामिन जो है वो नष्ट हो जाते हैं, वही बात यहाँ पर बता रहा है, यानी सी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दे देगा कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को पकाने से वो उसके गर्मी से नष्ट हो जाता है, ए बी सी डी। तो ध्यान रखिएगा वो है सी। ठीक है, अब यहाँ ये अभावजन्य रोग क्या होता है, इससे पहले इसे देखिए। आपको पता है कि वसा युक्त भोजन यदि हम ज़्यादा करते हैं तो फैट का कारण बनता है। ठीक है, ये तो आपको नॉर्मली पता ही होगा। अभावजन्य रोग वो होता है जैसे कि किसी पोषक तत्वों की कमी के कारण आपके शरीर में कोई रोग उत्पन्न होता है, उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर है कि प्रोटीन की कमी से क्या क्या होता है। यहाँ देखिए, ये देखिए, प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन नहीं ले रहा है तो क्या होगा, तो वृद्धि अवरुद्ध होगी, चेहरे पर सूजन आ जाएगा, बाल सफ़ेद होने स्टार्ट हो जाएंगे, त्वचा संबंधित बीमारियां होना स्टार्ट हो जाएंगी, और पेची संबंधित आपको चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो आप कहीं भी जाएंगे ना, यदि आप अपने हेयर का ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं कहीं भी, तो डॉक्टर एक सलाह आपको ज़रूर देता है कि प्रोटीन युक्त जो स्रोत है उसका यूज कीजिए। प्रोटीन, अपने खाने में प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा शामिल कीजिए। ठीक है, जैसे बादाम वगैरह हो गया, फिर ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये मतलब सब आते हैं उसी में, ड्राई फ्रूट्स में आपको बादाम वादाम सब आ जाता है। ये सब आपको खाने की सलाह देता है, फल खाने की सलाह देता है। तो बाल सफ़ेद होना ऐसा नहीं है कि समय से पहले ही बुढ़ापा आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रोटीन की कमी के कारण भी बाल आपके सफ़ेद होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब देखिए तीसरे चैप्टर पे आइए। ये सब आपका ख़त्म हो गया, दूसरा भी। ये कहानी की तरह दिया है कि आप कपड़े की दुकान पर भ्रमण करते हैं तो क्या देखते हैं, क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो काम की चीज़ है वो हम देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले आप समझिए कि तंतु होता क्या है। तो ये तागे की पतली लड़ियाँ होती हैं, इन्हें तंतु कहते हैं। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतु से प्राप्त इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। यानी जो तंतु पादपों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। पादप तंतु की यदि हम बात करें तो वह है आपका जूट, पटसन, रुई। जंतु तंतु की बात करें तो वो है ऊन और रेशम। संश्लेषित तंतु की बात करें तो वह है पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन है, ये स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन है। ये जो एनसीईआरटी है ना, ये एनसीईआरटी ख़त्म होने के बाद से आपको इससे संबंधित क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वो आपको सॉल्व करना है, इसलिए आपको चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है। तो ये जो सब है ये यही है, यहाँ पर लिखा गया है। फिर नीचे देखते हैं, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कपास कहाँ उगाया जाता है। तो कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली तथा जलवायु उष्ण होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये पेस्ट कर दिया, कट पेस्ट कर दिया, तो इसे देख लेंगे आप। फिर यहाँ जूट के बारे में दिया है, जूट को पटसन भी बोलते हैं। तो ये दिया है यहाँ पर इसका कर लीजिएगा आप, जूट को ही पटसन बोलते हैं। इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि पटसन की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। तो यहाँ पर लिख दूँ मैं सामान्यतः, या मैं यहाँ कट पेस्ट ही कर देती हूँ इसको। ठीक है, ये हो गया आपका पटसन। ये नोट्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे, ये हो गया। फिर ये प्रक्रिया है कि पटसन से हम कैसे तंतु निकालते हैं, तो वो सारी चीज़ें बताया गया कि इसको हम पहले जल में डुबो करके रखते हैं। ऐसा करने पर उसका जो तना है वो गल जाता है और पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया था। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होगी कि बिना तागे में परिवर्तित किए हुए वस्त्र बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब आते हैं हम इस पे, और यहाँ पर आपको पता है कि कटाई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया था, जैसे तकली कहते हैं, और जो हाथों से काटते हैं उसको चरखा कहते हैं। ये देखिए एक अन्य युक्ति है चरखा। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। तो ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये सब छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर बुनाई, इसे वीविंग कहते हैं, तो ये आपको पता ही होगा।
ये तो कॉमन है कि वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचालित होते हैं या विद्युत प्रचालित। तो केवल हस्त प्रचालित नहीं होते हैं, क्योंकि आज के मॉडर्न ज़माने में जाहिर सी बात है हर चीज़ में नई नई युक्तियाँ ला ली जाती हैं, लगा ली जाती हैं, तो जाहिर सी बात है कि विद्युत से भी ये चलेगा। ये हो गया आपका। और ये है कि नारियल का जो बाहरी खोल होता है उससे क्या क्या बनाया जा सकता है, तो वो मैंने यहाँ पर लिखा है। ये चीज़ें बनाई जा सकती हैं, क्या पता पूछ ही ले, कोई भरोसा नहीं है। बाकी ये सब छोड़ दीजिए। अब आ जाइए चौथे पे। जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने नोट्सों में ऐड किया है, जो इम्पोर्टेंट है वही मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, और जो चीज़ें हमसे छूट गई हैं उसको हम यहाँ पर कट पेस्ट करते जाएंगे। वैसे ज़्यादा छूटा तो नहीं है, लेकिन ये है तो आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कट पेस्ट करके लगा रही हूँ, ताकि अगर नहीं भी पता हो तो वो चीज़ें आपके नज़रों से बचे ना। ये फिर वही कहानी स्टार्ट हो गई, छोड़िए इस कहानी को, ये भी कुछ नहीं है। मैं सब पढ़ चुकी हूँ, जो काम की चीज़ें हैं वही निकालना है हमें। ये भी कुछ नहीं है, सीधे यहाँ आइए। ये भी कुछ नहीं है, बस ये इसमें दिया हुआ कि पदार्थ जिनमें एक इस प्रकार की धुति होती है वे प्राय धातु होते हैं, यानी जिनमें चमक होता है वो धातु होते हैं। यहाँ पर बताया लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, और जिनमें नहीं होता है उन्हें धुतिहीन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कभी कभी जब हम लोहे की छड़ को देखते हैं, पुराना हो जाता है, जब उसको लोहार काटता है तो उसमें जब वो कटता है ना तो उसमें चमक दिखाई देती है। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और पारभासी किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ, पारभासी शब्दों का ध्यान रखेंगे, पारभासी ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है परंतु स्पष्ट नहीं देखा जा सकता। तो कभी आप अपने हथेली पर टॉर्च जला करके रात में देखिएगा, वो दिखेगा, पूरा आर पार दिखेगा, लेकिन स्पष्ट नहीं दिख पाएगा। पारदर्शी आपको पता है जिसमें आर पार देखा जा सके। अपारदर्शी जिसमें आर पार देखा ना जा सके। गलनांक क्या है, तो वह निश्चित ताप जिस पर ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, बर्फ का पिघलना, यह है आपका गलनांक। हिमांक द्रवित पदार्थ, ठोस पदार्थ, उदाहरण है आपका पानी का जमना। तो द्रवित पदार्थ ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, उसे कहते हैं हिमांक। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, और अब तो ऐसे क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते, लेकिन क्या पता, इसलिए मैंने यहाँ पर ये भी चीज़ें ऐड कर दी है। बाकी ये कठोरता वगैरह तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं यहाँ पर इसको कर देती हूँ, हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो ये कठोर वाला यहाँ पर होगा, ये आपका धुति वाला हो गया, ठीक है। ये विलय अविलय आपको पता ही होगा, जो पदार्थ घुल जाते हैं उसे विलय कहते हैं, और जो पदार्थ जल में पूर्णतः घुलते नहीं है उसे अविलय कहते हैं। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा इसे देखिए, कुछ कैसे जल में विलय होती है, जैसे कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन यदि जल में विलय ही ना हो तो जल में जो जंतु रहते हैं वो जी ही नहीं पाएंगे। तो वो चीज़ें नॉर्मली आपको पता होगा। फिर ये पारदर्शिता वगैरह है, पारदर्शी किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसे कहते हैं, तो वही है यहाँ पर दिया हुआ है। पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, पारदर्शी कहलाता है। और पदार्थों तथा वस्तु जिनसे होकर के वस्तुओं को देखा नहीं जा सकता, अपारदर्शी कहलाता है। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस वो शब्द मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको पता हो। ये पारभासी मैंने लिख ही दिया आपको, ये टॉर्च वाला भी सिस्टम आपको बता ही दिया मैंने, ठीक है। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। अब आते हैं हम सीधे इस पर। देखिए 6-7 तो पढ़ने में अच्छा लगेगा, लेकिन 8, 9, 10 जब पढ़ेंगे आप ना, 6 ही आपका थोड़ा सा इजी लग रहा है, बाकी सारे बहुत ही वो हैं, बहुत चीज़ें हैं उसमें पढ़ने के लिए। अब पदार्थों का पृथक्करण कैसे करते हैं, तो ये चीज़ें आप छोड़ दीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, एक कहानी की तरह ही दिया हुआ है। देखिए, निष्पावन वायु के माध्यम से भारी तथा हल्के मिश्रण से हल्के अवयवों को पृथक करना निष्पावन कहलाता है। तो आप देखे होंगे कि पहले क्या होता था, जब धान वगैरह कटते थे तो उसको लेकर के हवा जिधर चलती थी तो लेकर के छत पे लोग वो करते थे, गिराते थे हवा के उसमें, तो हल्का जो होता था वो साइड में हो जाता था, धान इकट्ठा हो जाता था, इसको हम कहते थे निष्पावन। अवसादन किसे कहते हैं, देखिए
मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों का नीचे तली में बैठ जाना, यथा सरसों साग धुलना। जैसे आप देखेंगे ना कि सरसों की फसल जब कट करके आती है, जो उसको साफ़ करते हैं हम, तो कुछ सरसों में मिट्टियाँ रह जाती हैं, तो इसको जब हम पानी में डालते हैं तो मिट्टी नीचे चली जाती है और सरसों ऊपर आ जाता है, तो उसको हम छान के निकाल लेते हैं। इसी को कहते हैं अवसादन। चालन आपको पता है, ये आटा वगैरह आप चालते ही होंगे, जो मोटे कड़ होते हैं वो छलनी में आ जाते हैं, बाकी आपका नीचे गिर जाता है, वो होता है चालन। निस्तारण, तो अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलना, यह है आपका निस्तारण। योग है आपका निस्तारण। जैसे आप तेल का ले लीजिए, जल का जैसे मान लीजिए कि आप गंदे जल को लेते हैं तो तली में मिट्टी जो है बैठ जाती है और पानी साफ वाला ऊपर आता है, और उसको बिना हिलाए आप एकदम से उड़ेल दीजिए, वो होता है आपका निस्तारण। निस्यंदन क्या होता है? फिल्टर। तो चाय को छन्नी में डालना, सारी पत्तियाँ छन्नी में रह जाती हैं, या आटा चालना, ये होता है आपका फिल्टर। फिर है संघनन। संघनन को देखते हैं यहाँ पर। ये है संघनन। कह रहा जलवाष्प का द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। उदाहरण, खाना बनाते समय कितली की प्लेट से ढकना। जब हम खाना बनाते हैं और उसको जब ढकते हैं प्लेट से, जब आप प्लेट को उठाएंगे तो यहाँ से पूरी भाप के माध्यम से पानी बन जाता है और ये पानी टपकना स्टार्ट हो जाता है, इसी को हम कहते हैं संघनन। क्वथनांक किसे कहते हैं? तो तापमान का वह बिंदु जिस पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर दे, उसे हम कहते हैं क्वथनांक। ठीक है। संतृप्त विलयन क्या होता है? तो किसी निश्चित तापमान पर उतना ही पदार्थ का घुल पाना जितनी उसकी क्षमता होती है। जैसे जल में नमक का घुलना बंद, यानी मान लीजिए कि एक गिलास में आप पानी ले रहे हैं, उसमें आप थोड़ा थोड़ा करके नमक डाल रहे हैं, तो जब तक वो नमक घुलता रहेगा घुलता रहेगा घुलता रहेगा, लेकिन एक टाइम के बाद से क्या होगा, वो नमक घुलना बंद जाएगा। इसका मतलब कि उसकी क्षमता उतनी ही थी, अब उसमें ज़्यादा विलय होने की क्षमता नहीं है, किसी पदार्थ को विलय करने की क्षमता नहीं है, उसको कहते हैं संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? तो किसी निश्चित ताप पर वह विलयन जिसमें और अधिक विलय घोला जा सके उसे असंतृप्त कहते हैं, यानी अनलिमिटेड। अ से ध्यान रखिएगा, अनलिमिटेड। संतृप्त मतलब बस। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आइए अगले चैप्टर पे। अब इसमें कुछ नहीं है, ये संतृप्त असंतृप्त मैंने बता दिया आपको। जैसे देखिए यहाँ पर घोला जा रहा है नमक और जल, असंतृप्त भी हो गया आपका। अब है अगला, यहाँ से आपको कुछ नहीं पढ़ना, यहाँ से भी कुछ नहीं पढ़ना है आपको। यहाँ पर एक शब्द था उत्क्रमित, ये मैंने गूगल करके लिखा है पूरा आपके लिए, यहाँ पर बस एग्जाम्पल्स दिए हैं। और एक होता है अनुत्क्रमणीय या क्रमित, ऐसे होता है। ठीक है, तो उत्क्रमित क्या होता है, उत्क्रमणीय क्या होता है? जब किसी परिवर्तन को उल्टा किया जा सकता है, यानी बर्फ़ का पिघलना, ध्यान रखेंगे, जब किसी परिवर्तन को उल्टा किया जा सकता है, यानी पानी से बर्फ़ बनना और फिर बर्फ़ से पानी, यानी हम उल्टा कर सकते हैं। यदि पानी से बर्फ़ बन जा रहा है तो उस बर्फ़ को फिर हम पानी बना सकते हैं, वही है क्या है, उत्क्रमिक या उत्क्रमणीय परिवर्तन, यानी पुनः उसको उसकी अवस्था में लाना। जैसे कागज़ को मोड़ना, कागज़ को मोड़िए, फिर आप उसको सीधा कर लीजिए। गुब्बारा फुलाना, गुब्बारा फुलाइए, फिर उसको उसका जो उसमें एयर है उसको निकाल दीजिए। फिर आटे से लोई बनाना और फिर लोई को आटा बना लेना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम कह सकते हैं कि उसको उसी अवस्था में ला सकते हैं। अनुत्क्रमणीय क्या होता है? परिवर्तन उल्टा नहीं हो सकता इसमें। जैसे कि रोटी से आटा नहीं बन सकता। भोजन पकाना, इस चावल अब बना दिए आप, कच्चा चावल पक गया तो वो फिर पुनः कच्चा चावल नहीं बन सकता। मोमबत्ती का जलना। ठीक है, अब आगे आइए फिर। अच्छा, एक चीज़ और, कुछ लोगों के मन में यहाँ पर डाउट्स आ रहे होंगे कि मोमबत्ती का जलना कैसे, इसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोमबत्ती के जो पार्ट्स बचते हैं उससे हम पुनः मोमबत्ती बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें उस संदर्भ में नहीं बता रहा है। यहाँ पर ये कह रहा है कि एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापें, इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाएं,
कुछ समय तक इसे जलने दें। मोमबत्ती को बुझा तथा पुनः उसकी लंबाई मापें। मान लीजिए कि 2 मोमबत्तियाँ आपने लिया, एक को आपने जलाया और जला के बुझा दिया, तो क्या पुनः उसकी लंबाई आप बढ़ा सकते? नहीं बढ़ा सकते ना, वो तो ख़त्म हो गया। पुनः इसको हम परिवर्तित उसी अवस्था में नहीं ला सकते। तो इस संदर्भ में चीज़ों को यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है, ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, गूगल करके। तो देखिए क्या कह रहा है कि जिस परिवर्तन के बाद किसी नए पदार्थ का निर्माण ना हो। ज़्यादातर भौतिक परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। ठीक है, यानी भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। जैसे बर्फ़ का पिघलना कहाँ हो रहा है, पानी बन रहा है ये। गुब्बारा फुलाना, ठीक है, एल्युमिनियम पन्नी की शीट मोड़ना, कागज़ के टुकड़े करना, तो कहाँ कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है। कागज़ का टुकड़ा करें तो कागज़ ही होगा, वो चीज़ें हैं। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो नए पदार्थ का निर्माण होता है इसमें। जैसे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती यदि जल रही है तो एक रसायन निकलता है। भोजन पकना, भोजन पकने के बाद से उसको हम पुनः उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे कि चावल वाला मैंने एग्जांपल आपको दिया। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगता है तो वो टूट के गिरने लग जाता है, तो पुनः उसको हम लोहा नहीं बना सकते। लकड़ी जलना, दूध से दही, अम्ल, क्षार, लोहे से जंग लगना, तो जो वो भी एक रसायन के कारण ही होता है। लकड़ी का जलना, राख बन जाता है, राख से पुनः हम लकड़ी नहीं बना सकते। तो वो चीज़ें हैं जिसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता हो। जैसे दूध से दही, तो दूध था पहले, फिर दही बन गया, तो नया पदार्थ बना कि नहीं बना, तो वो चीज़ें हैं। ठीक है, अब आइए विसर्पी लता पे यहाँ पर। बाकी ये सब आप छोड़ दीजिएगा, ये कुछ नहीं है। विसर्पी लता, कमजोर तने वाला पौधा जो सीधे खड़ा न हो उसे विसर्पी लता कहते हैं। तो विसर्पी लता किसे कहते हैं, तो कमजोर तने वाला पौधा जो सीधे खड़ा ना हो। ये क्वेश्चन पूछा था इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था, वो कौन सा लगा था एग्ज़ाम, ईपीएफओ का, उसमें ये पूछा था विसर्पी लता वाला, ईपीएफओ में। तो देखिए खीरा का, कद्दू का, लौकी का, इन सब का लता बहुत जो तना जो होता है वो बहुत कमज़ोर होता है, ये सीधे खड़े नहीं हो सकते। इन्हें देखते होंगे आप कि सहारा देना पड़ता है किसी ना किसी चीज़ का, ताकि ये उस पर चढ़ करके अपना आराम से फैल सके और अपना मतलब वहाँ पर फल वगैरह अच्छे से इनका लग सके। फिर है पर्णवित या फलक किसे कहते हैं, तो पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा तने से जुड़ा होता है, जो तने, यानी ये है पर्णवित, पत्ती का यह ऐसा भाग है, ये उससे जुड़ा होता है, किससे, तो तने से, इसे पर्णवित कहते हैं। पत्ती का चपटा हरा भाग इसे फलक या पटल कहते हैं, ये है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर वही चीज़ बताई मैं, इसे आसपास ढांचे की सहायता से ये ऊपर चढ़ते हैं, इन्हें आरोही कहते हैं, ध्यान रखेंगे, इन्हें आरोही, ये आरोही कहलाते हैं, ये आरोही कहलाते हैं। मैंने यहाँ पर कट पेस्ट कर देती हूँ, ये है इसका। ठीक है, ये आरोही कहलाते हैं। ये पर्णवित वाला हो गया, फलक वाला हो गया। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहते हैं, छोटे जड़ को पार्श्व जड़ कहते हैं, और जिसकी जड़ें स्पष्ट दिखाई ना दे उसे झकड़ा जड़ कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे इस जड़ों को क्या क्या कहते हैं। स्थिरक, तो जड़ों का पौधों को मिट्टी में मजबूती से जमाए रखना, इसे स्थिरक कहते हैं। कुछ पौधे जिनके जड़ों को हम खाते हैं, जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, सलजम एवं टेपियोका, ये भी PYQ है। तो कुछ पौधे जिनके जड़ों को हम खाते हैं, ध्यान रखेंगे किनके जड़ों को हम खाते हैं। गाजर एक जड़ है, मूली एक जड़ है, शकरकंद एक जड़ है, सलजम भी एक जड़ है, और जो आलू है वो आपका तना है, जड़ नहीं है, तो ध्यान रखेंगे। बाकी छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं है, इतना पूछेगा नहीं ये। जल की यह बूंदे पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलते हैं, इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो जल की जो बूंदे पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलते हैं उन्हें वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ये आपको पता ही है, इसे भी छोड़ दीजिए।
ये भोजन की प्रक्रिया दी गई है कि पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण तो नॉर्मली आप बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आपका प्रकाश संश्लेषण। स्थिरक हमने बता दिया, मैंने आपको स्थिरक किसे कहते हैं। मूसला जड़, पार्श्व जड़ और रेशेदार जड़, ये रेशेदार जड़, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये कुछ जड़ें जो हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ये भी हो गया। फिर आपका स्त्री केसर किसे कहते हैं, तो पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, बाकी ये बाह्य दल, पंखुड़ियाँ, ये सब तो आपको पता ही होगा, इसी के बारे में यहाँ पर दिया है। ठीक है, ये स्त्री केसर हो गया आपका, ये रहा स्त्री केसर। ये जो बॉटनी वाले स्टूडेंट होंगे जो बीएससी वगैरह कर रहे होंगे बायो से, उनके लिए है ये कि प्रैक्टिस कैसे करते हैं, इसका प्रैक्टिकली दिखाया जाता है वहाँ पर काट के। तो ये हो गया आपका पूरा। अब आएंगे हम शरीर में गति। शरीर में गति कैसे होता है, तो ये सब आपको छोड़ देना है, ये काम का नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले कि संधि किसे कहते हैं, तो जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों, उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन, इन्हें संधि कहते हैं। तो संधि आप सभी को पता है कि संधि किसे कहते हैं। ठीक है, ये हो गया संधि आपका। ये प्रैक्टिकली बताया गया है कि कागज़ का एक वो लीजिए, गेंद लीजिए, कागज़ का बेलन लीजिए, इस तरीके से। अब देखिए, अब धुराग्र संधि किसे कहते हैं, तो गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि, इसके द्वारा सिर को आगे पीछे दाएं बाएं घुमाते हैं, इसी को हम धुराग्र संधि कहते हैं। अचल संधि किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए, इससे पहले आप देख लीजिए हिंज संधि किसे कहते हैं, तो घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए, इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए। यानी ये इसके बारे में कह रहा है कि घुटने को या हाथ को, आप हाथ को भी अपने कंधे तक ला सकते हैं, फिर हाथ को सीधा कर सकते हैं। दरवाजे को भी एक दिशा में आप खोलते हैं फिर बंद करते हैं। पैर का भी है, आप देखिए पैर है, इसको ऐसे मोड़िए, फिर इसको आप पैर को सीधा कर लीजिए। तो वही चीज़ें यहाँ पर हिंज संधि के बारे में बताया गया है। अचल संधि किसे कहते हैं, तो वैसी अस्थियाँ जो हिल नहीं सकती, जैसे कि दांत, ये आपका है अचल संधि। उपास्थि किसे कहते हैं, जिन्हें आप आसानी से मोड़ सकते हो, जैसे कि कान की हड्डी, नाक की हड्डी। कान को भी आप मोड़ सकते हैं, नाक को भी आप थोड़ा सा मोड़ सकते हैं, जैसे नाक का नीचे वाला पार्ट जो है आपका, उसे आप मोड़ सकते हैं। ठीक है, ये मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है, इससे में कोई काम नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। उपास्थि ये रहा, जैसे कान है ये। ठीक है, ये उपास्थि के बारे में बताया है। एनसीईआरटी में यही एक खास बात है कि इसमें आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर देखिए आपको बता दिया गया, दिखा करके बताया बाकायदा, आपका यहाँ पर चित्र दे करके। ये भी निरीक्षण वगैरह करने के लिए बताया है, इससे भी कोई काम हमें नहीं है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इनमें 3 जोड़ी पैर होते हैं तिलचट्टे में, ये भी आपसे पूछ सकता है। देखिए 1 2 3, 1 2 और ये 3 जोड़ी पैर होते हैं तिलचट्टे में। फिर है कि उनकी अस्थियों में, यानी जो ये पक्षी के बारे में बताया जा रहा है कि पक्षी इसीलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिसके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पर मैंने काट करके लगाया है कि पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती, तो उनके फेफड़े बहुत बड़े होते हैं, वे कम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। आंसर इसका सी था। तो देखिए यहाँ पर दिया है ना, वायु कोष होते हैं, प्रकोष्ठ होते हैं। ये देखिए उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ यानी वायु कोष होते हैं। तो ये था इसका क्वेश्चन। ये सब छोड़ दीजिएगा, ये आगे भी हम पढ़ेंगे। सांप का मेरुदंड लंबा होता है, तो जाहिर सी बात है जब सांप ही लंबा है तो सांप का मेरुदंड भी लंबा होगा।
अरस्तु की एक पुस्तक है गेट ऑफ एनिमल्स, ध्यान रखेंगे आपसे पूछ लेगा कि गेट ऑफ एनिमल्स किसकी रचना है, तो वो है अरस्तु की। इस तरीके से ये भी चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। ये वही चीज़ है, यहाँ पर एक समरी दी गई है, आप समरी को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने ये सारे नोट्सों में ले लिए हैं। ये मैंने आपको क्वेश्चन के थ्रू बता ही दिया, इसको मैं कट पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। और क्वेश्चन को भी मैं यहाँ पर लगा देती हूँ इसके, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और एनसीईआरटी में जो दिया गया है वो है। हिंज संधि मैंने आपको बता ही दिया, जिसमें केवल आगे पीछे एक दिशा में गति हो सकती है, जैसे कोहनी और लाइक दरवाज़ा मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। अचल संधि हमने देख ही लिया। कॉकरोच, इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं, शरीर कठोर बाह्य कंकाल से ढका होता है, यानी मैंने पूरा लिख दिया यहाँ पर प्रॉपर, वो भी आप देख सकते हैं। गेट ऑफ एनिमल्स अरस्तु की बुक है। घोघा पेशीय पाद की सहायता से चलता है। मरुस्थलीय पौधा, पक्षी उड़ान कैसे भरते हैं, ये मैंने यहाँ पर बता ही दिया, ऊपर मैंने लिख ही दिया। धारा रेखी क्या होता है, तो सिर एवं पूंछ मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला, ऐसी आकृति को धारा रेखीय कहते हैं। जैसे कि मछली, इसका ऐसे ही शरीर होता है। फिर है मरुस्थलीय पौधा, इसको देखते हैं अब। यहाँ पर आइए, मरुस्थलीय पौधा हम आगे देखेंगे, पहले थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये सब तो आप छोड़ दिए, सजीव जीव असजीव और ये उनका परिवेश आप समझते ही हैं। ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, इन दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार का परिवेश है, यानी आवास के बारे में पूछ रहा है। समुद्र और मरुस्थल में, तो समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल यानी खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलय वायु ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो जल में विलय मैंने आपको ऊपर ही देखा हमने, ऑक्सीजन अगर ये ना रहे तो फिर उसमें जीव जंतु जीवित ही नहीं रहेंगे। मरुस्थल में क्या होता है, तो इसमें जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल दिन में बहुत गर्म होता है और रात में बहुत ठंडा होता है। मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। तो मरुस्थल के बारे में हम नीचे भी देखेंगे, ये तो बस डिफरेंस बताया थोड़ा सा, तो इसे छोड़ देंगे आप। ये देखिए, स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं और जो जल में पाए तो जलीय आवास कहते हैं। तो ये भी आपको पता ही है, तो इसे भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक हैं, यानी जीव जितने भी जीव होते हैं वो सभी जैव घटक हैं और जो निर्जीव होते हैं उन्हें अजैव घटक कहते हैं। तो ये भी आपको पता है, जैव अजैव घटक किसे कहते हैं। अब आइए, यहाँ मेन चीज़ यहाँ से है, ये क्वेश्चन पूछा भी है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। मरुस्थलीय पौधों से लेकर के क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन आपको पूरा नीचे मिल जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक पीडीएफ बना करके सेंड कर दूँगी। मरुस्थलीय पौधे की विशेषता क्या होती है, तो मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियाँ या तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती हैं, यही सेम सेंटेंस पूछा है। कुछ पौधों में पत्तियाँ कांटों का रूप ले लेती हैं। इसमें पत्तियों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन में होने वाले जल ह्रास में कमी आती है। नागफनी में पत्ती जैसी जिस संरचना को आप देखते हैं वो वास्तव में इसका तना है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। तना एक मोटी मोम परत से ढका होता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। तो ये देखिए, बहुत अंदर तक जाती हैं जड़ें। तो ये सारी विशेषता हैं इसकी, ये मैंने यही चीज़ें यहाँ पर लिखा है। ये पर्वतीय क्षेत्र वगैरह भी आप छोड़िए। घास स्थल, थोड़ा सा इसको ऐसे ही पढ़ लेते हैं। ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। पर्वतीय क्षेत्र में पौधे एवं जंतुओं के अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई।
यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा वहाँ घूमने गए तो आपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्ष को अन्य वृक्षों से में भी देखा? ये सब कुछ नहीं, क्वेश्चन की तरह पूछा हुआ है। थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं ये वृक्ष, यानी जो पर्वतीय क्षेत्र के वृक्ष होते हैं सामान्यतः शंक्वाकार होते हैं तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती हैं। इससे वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इनमें कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के अनुकूलित होते हैं, यानी जो जहाँ जैसा रहता है वो उसी के अनुकूल हो जाता है। उनकी मोटी त्वचा या फिर फर ठंड से उनकी बचाव करती हैं। उदाहरणतः अगर हम देखें तो शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुओं के शरीर पर फर होते हैं। यह बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों से ऊपर जाते हैं परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है और हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है। तो ये था पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो इसको मैं कहीं कट पेस्ट करके लगा देती हूँ। पर्वतीय क्षेत्र के बारे में यहीं पर लगा देती हूँ। ये पर्वतीय क्षेत्र की विशेषताएं होती हैं। तो आपसे विशेषता पूछ भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। ये वृक्ष सामान्यतः यहाँ से आपको स्टार्टिंग करनी है। ठीक है, अब इनकी विशेषताएं ये टोटल यहाँ पर हो गई। घास स्थल, शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है, तो ये सब छोड़ दीजिए। समुद्र पे आइए, ये डॉल्फिन वाला, तो सीधा आप यहाँ पर आइए। डॉल्फिन का मैंने लिखा है यहाँ, हाँ, डॉल्फिन एवं व्हेल। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते। ये सिर पर स्थित नासा द्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं। ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं। ये समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। क्या आपने कभी दूरदर्शन पर ये तो दिखाया गया होगा, तो आपने देखा होगा। डॉल्फिन से संबंधित क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा है इस बार। ठीक है, तो ये पूरा इसके बारे में होगा, डॉल्फिन के बारे में। तालाब एवं झील, ये भ्रमण पर निकलिए, क्या देखेंगे क्या नहीं देखेंगे उसके बारे में है, तो इसे छोड़ दीजिएगा, इसमें कुछ नहीं है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है क्या सजीवों को भोजन किया जाए। भाई जाहिर सी बात होगी, भोजन की आवश्यकता, सजीव है तो। ठीक है, ये भी सब छोड़ दीजिएगा, एक कहानी की तरह है। अब यहाँ आइए, क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? तो सबसे पहले समझिए उद्दीपन होता क्या है। तो सजीवों द्वारा बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया ही आपका उद्दीपन कहलाता है। जैसे आप अंधेरे से अचानक तेज़ धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, मतलब वो धूप बर्दाश्त नहीं होता है, आंख देख नहीं पाता है, तो वो है उद्दीपन। आप उसके प्रति प्रतिक्रिया कर रहे हैं, उस धूप के प्रति प्रतिक्रिया कर रहे हैं। या कभी कभी आप देखेंगे कि तेज़ धूप में से अंदर आ रहे हैं तो आँखों से कुछ दिखाई ही नहीं देगा आपकी, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है टोटल। सजीवों द्वारा बाह्य वातावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया को उद्दीपन कहते हैं। जैसे नंगे पैर के नीचे कांटे आना, प्रिय व्यंजन देखकर मुंह में पानी आना, अंधेरे से अचानक तेज़ धूप में जाना, आंखें स्वतः बंद हो जाती हैं, छुई मुई या गुल मेहंदी के पौधों की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझा या सिकुड़ जाती हैं। ये सारे उद्दीपन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। प्रजनन तो आपको पता ही है, जंतु द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया होती है, ये प्रजनन। यहाँ पर देखिए कायिक प्रवर्धन के बारे में बताया गया है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में। ठीक है,
कह रहा है कि कुछ पौधे बीज के अतिरिक्त, यानी बीज बोने की ज़रूरत नहीं है, अपने कायिक भाग्य द्वारा ही नए पौधे उत्पन्न कर लेते। जैसे कि आलू, आप देखेंगे आलू बाज़ार में आप जाते हैं तो वो वाइट वाइट से निकली रहती है ना, उसकी ले आते हैं हम, जहाँ जहाँ निकला था उसको काटते हैं 4 पार्ट में और फिर इस पार्ट को लगा देते हैं, इससे एक नया पौधा बन जाता है। बीज हमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती है, ठीक है, वो बोल रहा है आपका। गुलाब अथवा मेहंदी की धड़ कलम कीजिए। जैसे गुलाब है उसको भी काट के आप वो कर सकते हैं, मेहंदी भी है उसे भी आप तोड़ के लगा सकते हैं। तो कह रहा है कि अलैंगिक प्रजनन की वह विधि जिसमें पौधे के कुछ भाग उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करता है। जैसे गन्ना हो गया, गुलाब हो गया, अंगूर हो गया, मेहंदी हो गई, आलू हो गया, इनमें बीज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये हो गया आपका, एग्जाम्पल्स दिए हुए थे। क्या सभी सजीव गति करते हैं? तो करेंगे ही गति, सजीव हैं तो। अब सीधा आ जाइए आप यहाँ पे, गति एवं दूरियों का मापन, ठीक है, ये हटा दीजिए, इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, कहानी की तरह दिया हुआ है। यहाँ पर आप अपना टाइम मत दीजिएगा, इसे भी हटा दीजिएगा। मात्रक किसे कहते हैं ये सब आपको पता ही है। ये सब एक कहानी की तरह बताया कि ये कीजिए, ऐसे कीजिए, तो ये काम का नहीं है। अब गति के प्रकार में आइए, यहाँ से काम की चीज़ें हैं हमारे लिए। जैसे आवर्ती गति क्या होता है, वर्तुल गति क्या होता है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो देखिए आवर्ती गति के उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। आवर्ती गति, तो आवर्ती गति ऐसी गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है। जैसे घड़ी, तबला, घंटा, गिटार, ये सब आवर्ती गति के उदाहरण हैं। ये ध्यान रखेंगे, ये सब देख सकते हैं यहाँ पर आवर्ती गति के उदाहरण हैं। और फिर वर्तुल गति किसे कहते हैं? वर्तुल गति, तो कोई वस्तु इस प्रकार गति करती है कि वस्तु की किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है। जैसे पंखा, घड़ी, इसकी भी नियत घड़ी है, इसकी भी दूरी मान लीजिए ये घड़ी है, तो ये बीचों बीच रहता है यहाँ पर, और इधर आएगा, ये भी दूरी समान है। फिर आपका जैसे कि पंखा है तो वो यहाँ पर मान लीजिए लगा है तो वो एक ही उससे चलेगा, दूरी इसकी भी समान ही रहती है। थोड़ा सा भी पंखे का अगर वो पंखा टेढ़ा हुआ तो फिर वो खटखट की आवाज़ करने लग जाता है, तो दूरी उसकी उसमें कमी आ जाती है या ज़्यादा हो जाता है, इस तरीके से कुछ भी कह सकते हैं आप। होता वर्तुल गति। सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? जो सरल रेखा के अनुदिश गति करता है उसे सरल रेखीय गति कहते हैं, ठीक है। एक लिंगी किसे कहते हैं? ये मैंने टेस्ट में से लिखा है, जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्रीकेसर में से कोई एक उपस्थित हो, कोई एक जननांग उपस्थित हो। जब पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक ही जननांग उपस्थित हो उसे एक लिंगी कहेंगे। उभयलिंगी किसे कहेंगे? स्त्री केसर एवं पुंकेसर दोनों उपस्थित हो उसे कहेंगे हम उभयलिंगी। उभयलिंगी में दोनों आएगा और एक लिंगी में केवल एक जननांग आएंगे। यहाँ से यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। अब सीधा ये 11 नंबर के चैप्टर पे यहाँ पर, तो ये पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी ये हमने देख ही लिया। यह प्रैक्टिकली बताया गया है। दर्पण तथा परावर्तन, यहाँ पर बस आपको इतना ध्यान रखना है कि दर्पण में चेहरा किसके कारण दिखाई देता है। तो दर्पण में जो चेहरा होता है वो परावर्तन के कारण दिखाई देता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, ध्यान देंगे प्रकाश हमेशा सरल रेखा में ही गमन करता है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है यहाँ। अब यहाँ आइए विद्युत तथा परिपथ, तो यहाँ पर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो मैं ऐसे यहाँ पर हाईलाइट कर दी हूँ। यहाँ पर देखिए सभी विद्युत सेलों में 2 सिरे होते हैं जिनमें एक धनात्मक होता है और एक ऋणात्मक होता है। तो ये आपको पता है केवल धनात्मक नहीं होता है, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। विद्युत चालक जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत चालक कहते हैं। चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? तो जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित हो उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं? यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स आपके लिए ज़रूरी हैं। एक तो है लोहा, एक है निकिल और एक है कोबाल्ट। अनुचुंबकीय कौन होते हैं? जो आकर्षित नहीं होते हैं, तो प्लास्टिक और चमड़ा।
मुझे लगता है इसको थोड़ा सा यहाँ पर आपको यहाँ पर कट पेस्ट कर देती हूँ मैं, ये ध्यान रखना चाहिए आपको, क्योंकि क्या पता कि दे दे कि केवल धनात्मक होते हैं, तो नहीं, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, दोनों होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर ये सब छोड़ दीजिएगा, ये प्रैक्टिकली बताया गया है आपको कैसे बल्ब जलेगा, क्या करेंगे, सीख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये भी काम की चीज़ें नहीं है इसमें से। ये चुंबक वाला भी हो गया हमारा, चुंबकीय अनुचुंबकीय, इसमें यही है काम की। थोड़ा सा ये देख लीजिए मैग्नेटाइट के बारे में। तो मैग्नेटाइट के बारे में भी यहाँ पर मैंने लिखा है थोड़ा सा, ये रहा। ये एक प्राकृतिक चुंबक है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तरी दक्षिण दिशा में आकर रुकता है। तो ये भी ध्यान देंगे, ये भी PYQ है। दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान वाले प्रतिकर्षण करते हैं। तो ये हो गया मैग्नेटाइट के बारे में, यही लिखा है यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लिखा है। चुंबकीय अनुचुंबकीय ये भी आपका हो ही गया, ये पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, इसे भी आप छोड़ सकते हैं। अब सीधे आइए यहाँ पर जल वाले चैप्टर पे। ठीक है, तो ये सब एक कहानी की तरह दिया हुआ है। जल चक्र आप सभी को पता ही होगा। पानी पुनः धरती पर आता है, वाष्पित होता है, फिर जाता है, संतृप्त होता है, फिर वर्षा की बूंदों के रूप में फिर धरती पर आता है, फिर वाष्पित होता है। ये जल चक्र है, तो इसे भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ ये बादल कैसे बनते हैं। तो देखिए बादल कैसे बनते हैं, तो पानी यानी जलवाष्प ऊपर उठता है, ऊपर तापमान कम होता है, जैसे जैसे वायु ऊपर जाती है ठंडी होती जाती है। पर्याप्त ऊंचाई पर पहुंचकर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जो जलवाष्प हैं वो संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसे जल कणिका कहते हैं। यही जल कणिकाएँ क्या करती हैं, वायु में, ये देखिए यहाँ पर दिया, जल कणिकाएँ वायु में तैरती रहती हैं, जो हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। तो जो हमें बादल दिखाई देते हैं ना, वास्तव में वो जल कणिकाएँ होती हैं। ठीक है, जल कणिकाएँ मिलकर के क्या करती हैं, बूंद का निर्माण करती हैं, और यही बूंदें जब भारी हो जाती हैं तो पृथ्वी की ओर गिरने लगती हैं, जिसे हम वर्षा कहते हैं। तो बादल कैसे बनता है, तो ये प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है कि यदि अत्यधिक वर्षा हो तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए जान मान की हानि होगी, इसका उदाहरण मैंने आपको दे दिया है यहाँ पर। ठीक है, नदियों, झीलों तथा तालाबों के जल स्तर बढ़ जाता है, बाढ़ का कारण बन जाते हैं, खेत, वन, ग्राम, शहर जलमग्न हो जाते हैं, फसलों, जानवरों, संपदा, मानव जीवन की अपार क्षति होती है। तो ये समस्या क्या होगा, यदि अत्यधिक वर्षा होती है तो ये मीन्स के हिसाब से हो गया। यदि वर्षा ना हो तो क्या प्रॉब्लम होगी, तो देखिए भौम जल स्तर में कमी आ जाएगी, सूखा पड़ेगा, फसल नष्ट हो जाएंगे, उत्पादन नहीं होगा, खाद्यान्न और चारा प्राप्त करना दुर्लभ हो जाएगा। ये सारी चीज़ें इसी में दी गई है, ये देखिए यही चीज़ें हैं। ठीक है, वर्षा जल संग्रहण के उपाय दिया है, छत पर लगे जल भंडारण टैंक, वर्षा में जल को पाइप के माध्यम से पहुंचाना, ये हो गया आपका। जमीन में गड्ढे बनाकर जो भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति करेंगे, यानी जमीन में गड्ढे खोद करके भी आप वर्षा के पानी का संग्रह कर सकते हैं। ये क्या करेंगे, तो ये भौम जल स्तर की पूर्ति करेंगे। और आपको पता ही है कि वाटर लेवल बहुत नीचे चला जा रहा है दिन ब दिन, तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए ताकि मतलब भौम जल स्तर पुनः क्या हो, अपने लेवल में आ जाए। तो ये हो गया क्या नहीं होना चाहिए, क्या हो क्या ना हो, और भी चीज़ें हैं आप ऐड कर सकते हैं। तो पढ़िए ना, तो और भी चीज़ें ऐड करते रहिए, ऐसा नहीं कि केवल किताब पे। जैसे कि आप ध्यान दीजिए, आपकी यदि बाढ़ आता है तो क्या होगा, यातायात बाधित होगा। ठीक है, आवागमन बाधित होगा, फसल खराब होंगे, घर ढह जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है, और जो मैंने यहाँ पर ऐड किया मैं यहाँ भी ला करके इसको लिख दी हूँ। तो वर्षा ना हो तो क्या होगा, ये आपका हो गया। अब सीधे यहाँ आइए, हमारे चारों ओर वायु।
इसमें कुछ खास था नहीं, ठीक है। इसका आप समरी भी पढ़ लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर जो दिया हुआ है कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा इसमें बताई गई हैं, तो इसको मैं यहाँ पर कट पेस्ट कर देती हूँ। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सारांश जो है इसका समरी, बस इसी को आप कर लीजिएगा थोड़ी सी समझ के लिए, इतना तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर अगले चैप्टर में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, कचरा संग्रहण एवं निपटान। तो ये कचरा हो गया जो आप देखते हैं प्रतिदिन हमारा कचरा निकलता है, अनाज, दालें, बिस्कुट, दूध, इन सब से जो यूज करते हैं, थैली वगैरह जो होते हैं कचरा ही होते हैं। तो देखिए ये भराव क्षेत्र किसे कहते हैं? सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्र करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में जहाँ गहरे गड्ढे होते हैं ले जाते हैं और वहीं पर इन्हें फेंक देते हैं, इन्हें भराव क्षेत्र कहते हैं। तो ये कभी पूछेगा ही नहीं क्योंकि बहुत कॉमन सी चीज़ है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, कुछ पदार्थों के विगलित और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया, कंपोस्टिंग किसे कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बस ठीक है। और ये कुछ शहरों में जो नगर पालिकाएं होती हैं 2 प्रकार के कचरे को एकत्रित करने के लिए कहती हैं। एक तो होता है नीला कूड़ेदान। इस नीले कूड़ेदान में क्या कहते हैं कि नीले कूड़ेदान में आप क्या डालिए, प्लास्टिक, धातुएं, कांच वगैरह। क्या आपने यह ध्यान दिया है कि वही पदार्थ है जो कूड़े के ढेर में विगलित नहीं हुए थे, ठीक है। जो कूड़े के ढेर विगलित नहीं हुए थे, हरे कूड़ेदान रसोई तथा अन्य पादप जंतुओं अपशिष्टों को एकत्र करने के लिए होते हैं। थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि नीले में जो होता है उसमें प्लास्टिक वगैरह डालते हैं, कांच वगैरह, और जो हरा होता है उसमें पादप से संबंधित, यानी हरा है, पौधा भी हरा होता है, सब्जी के छिलके वगैरह भी हरे ही होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो हरे में हरा, इससे आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, बाकी यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ नहीं है। वर्मी कंपोस्टिंग किसे कहते हैं? तो हम पौधों को कंपोस्ट देकर उनके मित्र बन सकते हैं। तो कैसे होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं। मित्रों के विषय में बात करते समय क्या आपके, ये देखिए ये सब ऐसे दिया हुआ है। केचुए की एक प्रजाति लाल केचुआ कंपोस्टिंग में कैसे उपयोगी होता है? लाल केचुओं की सहायता से कंपोस्ट बनाने की इस विधि को वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट द्वारा हम अपने विद्यालय में भी खाद बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट लिख सकते हैं, लाल केचुए के द्वारा ही होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लाल केचुए के द्वारा, इसमें ज़्यादा था नहीं इसलिए मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए। अब यहाँ पर बताया है कि गड्ढा कितने सेंटीमीटर खोदना है, ये क्या करना है, इससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। ये देखिए उसमें घास से ढकिए, ये सब हो गया। लाल केचुओं के दांत नहीं होते हैं, इनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजर्ड कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करते हैं। यदि आप अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी या चूरा आहार के साथ मिला देंगे तो यह आहार के साथ कृमि के गिजर्ड में पहुंच जाता है और भोजन को पीसने में उनकी सहायता करता है। कोई लाल कृमि एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर आहार खा सकता है। लाल केचुआ बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते हैं। इन्हें अपने आसपास नमी की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने केचुओं की भली भांति देखभाल करते हैं तो एक मास में उनकी संख्या दोगुनी हो जाएगी। 3-4 सप्ताह के अंतराल पर अपने गड्ढे का सावधानीपूर्वक परीक्षण करते रहें। तो ये सब छोड़िए, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा लाल केचुए की विशेषता क्या होती है और गिजर्ड किस में पाया जाता है। तो वो लाल केचुए में पाया जाता है। यह लाल केचुआ ना देकर कैसे देगा कि निम्नलिखित में से गिजर्ड किस में पाया जाता है, तो केचुए में। कीट वगैरह भी डाल देगा, कोई गारंटी नहीं है यूपीएससी का, ठीक है। तो ये हो गया यूपीएससी का, किसी भी एग्ज़ाम का, ये हो गया आपका। फिर ये कहाँ कहाँ उस खाद का उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। सोचिए और फिर फेंकिए, इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये कहानी है, इसे भी आप छोड़ सकते हैं। ये कागज़ का पुनः चक्र वगैरह दिखा, तो ये सब आपको पता ही है। ये पहले ऐसे निबंध आते थे, प्लास्टिक वरदान या अभिशाप।
ये बताया है कि कुछ प्रकार के प्लास्टिकों का पुनर्चक्रण किया जा सकता है, कुछ का नहीं किया जा सकता, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्लास्टिक का उपयोग संभवतः स्वयं कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं करता। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम इसका अधिकाधिक उपयोग करते हैं तथा अपशिष्ट प्लास्टिक के निपटान में अनजान होकर ये छोड़ दीजिए। दुष्प्रभाव से परिचित होंगे। उपयोग खाना बनाने, पैक किए गए भोजन, इन सब में हम करते हैं इसका। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैस उत्पन्न करते हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है। और समस्या जिनमें मानव में कैंसर से सम्मिलित उत्पन्न कर सकते हैं, यानी इससे क्या हो सकता है, तो देखिए कैंसर तक हो सकता है इस प्लास्टिक से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सरकार ने प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो ये हो गया आपका। तो थोड़ा सा ये कट पेस्ट कर देती हूँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है कि प्लास्टिक से कैंसर भी उत्पन्न हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं में आप एग्जाम्पल में डाल सकते हैं प्लास्टिक के दुष्प्रभाव में कि क्या हो सकता है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं जैसे कि कैंसर, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसे आप क्या कर सकते हैं, समाधान के रूप में दिखा सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं या समाधान। जो गवर्नमेंट ने निर्देश दिए हैं, सरकार ने जो निर्देश दिया है, ये देखिए, ये पूरा मेंस है, ये पूरा मेंस है। आप देखेंगे कि प्रायः अपने घर के कचरे को, बहुत से लोग जो होते हैं प्रायः अपने घर के कचरों को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं। गली मोहल्ले के आवारा पशु भोजन की खोज में इन थैलियों को देखते हैं तो प्रायः प्लास्टिक की थैली को भी निगल जाते हैं, यानी पशुओं, इससे कितने सारे पशु मर जाते हैं। कभी कभी तो इस कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। एक ये डाल सकते हैं आप कि जो गाय वगैरह हैं, कुत्ते वगैरह हैं, वो बेचारे निगल जाते हैं, उनसे उसमें मृत्यु हो जाती है। सड़कों तथा अन्य स्थानों पर असावधानीपूर्वक फेंकी गई प्लास्टिक की थैलियाँ बहुधा बहकर नालों अथवा शिविर प्रणाली में फंस जाती हैं। दूसरा ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। फलस्वरूप नाले अवरुद्ध हो जाते हैं और गंदा पानी सड़कों पर फैलने लगता है। भारी वर्षा के समय बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्लास्टिक अंधाधुंध उपयोग अत्यधिक हानि पहुंचा सकता है। एक चीज़ यहाँ पर और आप डाल सकते हैं कि गंदा पानी जब रुक जाता है तो इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। संबंधी समस्या जैसे उदाहरण मच्छर पनपते हैं और डेंगू, मलेरिया, ठीक है, ये मच्छर, फिर आपका डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां हो जाती हैं। ये आप दिखा सकते हैं, डाल सकते हैं। मलेरिया एग्जाम्पल के तौर पे ये हो गया आपका। यहाँ पर ये डाल सकते हैं प्लास्टिक के अति उपयोग को न्यूनतम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए सुझाव, अब यहाँ से ये आपका सुझाव दे दिया, हम क्या कर सकते हैं। समस्या आपने लिख लिया, सुझाव देखिए। हम प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उपयोग करें। जहाँ भी संभव हो बिना किसी दुष्प्रभावों के हम इन थैलियों को पुनः उपयोग करें। तो देखिए कितनी अच्छी बात है। एक सुझाव आप ये दे सकते हैं, दुकानदारों से कागज़ के थैले उपयोग करने का आग्रह करें। आप खुद ही पहल कर सकते हैं आगे से। खरीदारी के लिए बाजार जाते समय हम घर से कपड़े अथवा जूट का थैला लेकर के जाएं। हम खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें। हम उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर ना फेंकें। हम प्लास्टिक की थैलियों और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को कभी भी ना जलाएं। हम कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में ना भरें और न बाहर फेंकें। हम वर्मी कंपोस्टिंग का उपयोग कर रसोई के अपशिष्ट का विवेकपूर्वक निपटान करें। हम कागज़ पुनः चक्रित करें। हम कागज़ के दोनों ओर लिखे रफ कार्य के लिए स्लेट का प्रयोग करें। मतलब इतने सुझाव दिए गए ना कि इतना तो आप कहीं भी नहीं मिलेगा आपको एक साथ। ये देखिए इतने अच्छे अच्छे सुझाव यहाँ पर दिए गए हैं। यानी मेंस का एक प्रॉपर आपका समस्या भी दे दिया। प्लास्टिक का कोई रिपोर्ट हो उसको आप उससे डाल करके अपना भूमिका लिख सकते हैं, स्टार्टिंग कर सकते हैं कि ये रिपोर्ट आई है, प्लास्टिक से ये समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। फिर आप यहाँ पर दिखा सकते हैं समस्या और समाधान दे सकते हैं और निष्कर्ष लिख करके पूरा ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक पूरा आपका यहाँ पर मेंस का नोट्स तैयार कर दिया है। एक पूरा प्रॉपर यहाँ पर मेंस के नोट्स तैयार हो गए। तो ये आपका प्रॉपर एक मेंस का क्वेश्चन तैयार होगा। इसमें आपको करना क्या है, जो इंट्रो होगा आपका इंट्रो, इसमें आपको कोई रिपोर्ट्स वगैरह से स्टार्ट करना है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जोड़ करके
प्लास्टिक से क्या हो रहा है। और फिर यहाँ पर जो आप निष्कर्ष लिखेंगे, निष्कर्ष, इस निष्कर्ष को आपको क्या करना है कि सरकार जो योजनाएं चला रही हैं सरकार, उसको बताना है कि सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। 3-4 का यहाँ पर नाम लिख करके आप निष्कर्ष को ख़त्म कर सकते हैं और ये आपका एक बेस्ट आंसर होगा प्लास्टिक से संबंधित क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, तो ये आपका टोटल हो गया। सोचिए और फेंकिए। यहाँ पर मैं प्लास्टिक वाला यहाँ पर डाल देती हूँ, कचरा निपटान वाला ही है आपका। तो यहाँ पर स्पेशल ये प्लास्टिक से संबंधित है पूरा, यहाँ पर मेंस का एक क्वेश्चन। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक, आप समझ जाइएगा ये इससे संबंधित क्वेश्चन है। तो ये आपका मेंस का क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से हमारे ये 6 क्लास की जो एनसीईआरटी थी वो ख़त्म हो गई। ये देखिए, और मैं एक बार आपको नोट्स दिखा देती हूँ प्रॉपर। ये है आपका पूरा नोट्स, ये 6 क्लास की एनसीईआरटी, ये पूरे नोट्स तैयार हो गए। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब आपको 6 क्लास की एनसीईआरटी उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और बाकी हम 7th क्लास की एनसीईआरटी बाद में पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपको दे दिया जाएगा। तो आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।